हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, एक नए सेशन के लिए हम फिर से आ गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज चैप्टर नंबर 4, 12th फिजिक्स। और कौन बच्चे इसको कर रहे हैं, कौन से स्टूडेंट इस हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, वो नीट वाले और जेई मेंस वाले जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे यहाँ पे आके प्रैक्टिस करते हो। कहीं पे भी पढ़ रहे हो, आप लोग कहीं पे भी पढ़ रहे हो, आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे एक चैप्टर के 100 क्वेश्चन मिलते हैं। वो लिखा हुआ भी है बेस्ट 100 क्वेश्चन फॉर नीट जेई, ऊपर भी लिखा हुआ है बेस्ट 100 क्वेश्चन फॉर नीट जेई। चैप्टर है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, फिजिक्स गुरु डी के सर। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार। और 3 चैप्टर हम कर चुके हैं 12th के। आप जाके उनके क्वेश्चंस लगा सकते हैं। हर चैप्टर से बेस्ट 100 क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ। उसमें आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो आपकी पूरी थ्योरी को कवर करते हैं वो इंक्लूड होते हैं, और साथ में नीट के पुराने 5 साल के क्वेश्चन भी इन्हीं 100 क्वेश्चन में से इंक्लूड हो जाते हैं, मतलब इन्हीं 100 क्वेश्चन में इंक्लूड हो जाते हैं। और जो आपके जेई मेंस के अभी लेटेस्ट में आए हुए हैं, लास्ट ईयर आए हुए, जैसे अभी 2025 का देना है तो 2024 वाले क्वेश्चंस जो है आपको यहाँ पे सारे करने को मिलते हैं। ठीक, तो वो भी इन्हीं में हो जाते हैं। मतलब एक समझें तो इन 100 क्वेश्चन में एक पूरा पैकेज मिल जाता है आपको एक तरीके से। 100 क्वेश्चन करने के बाद आप चैप्टर को ये मान सकते हैं कि हमने बहुत अच्छे से तैयार कर लिया है। 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस, उन 100 क्वेश्चन में हर तरीके के क्वेश्चन रखने की मेरी जो है सोच रहती है कि मैं आप लोगों के लिए हर तरीके का सवाल उसमें लेके आ सकूं। अब आप कहोगे कि सर 100 क्वेश्चन ज़्यादा तो होते नहीं, तो मैं क्या करता हूं कि 100 क्वेश्चन में इस तरह से क्वेश्चन को मैनेज कर रखा है, इस तरह से क्वेश्चन को बना रखा है कि एक एक क्वेश्चन में 4-4 पार्ट हैं, 4-4 पार्ट है, तो 4 कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे एक एक क्वेश्चन में ही। तो वो कहने के लिए 100 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपने 100 क्वेश्चन करते करते और 200 से भी ज़्यादा, 200 से भी ज़्यादा क्वेश्चन कर लिए हो। तो जिन्होंने पुराने चैप्टर्स के क्वेश्चंस किए हैं उन सभी को पता भी है। चलिए शुरू करते हैं आज चैप्टर नंबर 4, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। और टॉपिक 1, मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। कोई भी मूविंग चार्ज अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में जाता है, या कह लीजिए चार्ज मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसके ऊपर फोर्स लगता है। उसको लॉरेंज फोर्स भी कहा जाता है। तो उस लॉरेंज फोर्स के टॉपिक के ऊपर पहले ये क्वेश्चंस आपके बनाए हुए हैं थोड़े से। ठीक है, तो चैप्टर वाइज है, जैसा एनसीईआरटी में दिया है उसी के हिसाब से ये क्वेश्चंस आपके लिए बनाए हुए हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में क्या कहा है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक्सप्लेन करना है आपका। ये कुछ स्टेटमेंट आपके सामने है, ये ट्रू फॉल्स के स्टेटमेंट हैं, और इनको एक्सप्लेन करके कंसेप्ट आपका क्लियर। शुरुआत वाले क्वेश्चन आपको थोड़े ऐसे लगेंगे कि न्यूमेरिकल टाइप नहीं है। शुरुआत वाले क्वेश्चन आपके कंसेप्ट को चेक करेंगे, आपने कितना अच्छे से पढ़ा है, थ्योरी को कितना अच्छे से समझा है, उसमें ये सारी थ्योरी आ जाएगी आपकी। और जो आपके एनसीईआरटी के भी सवाल हैं, एनसीईआरटी के भी इसी के अंदर आ जाएंगे। चलो जरा ध्यान से समझते हैं। कुछ स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, 4 स्टेटमेंट हैं ABCD। एक एक स्टेटमेंट को मैं समझता जाऊंगा, मतलब आपके सामने पढ़ता जाऊंगा, उसको एक्सप्लेन करता जाऊंगा, और फिर उसका रिजल्ट देखेंगे ट्रू आता है कि फॉल्स आता है। चलो ठीक है, फर्स्ट है आपका, द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाज accidentally discovered by Ørsted in year 1820. After this discovery, electricity and magnetism both units are combined. बिल्कुल सही बात कही है इन्होंने। देखो हुआ क्या था कि ऑस्टेड एक साइंटिस्ट थे जो एक्सीडेंटली, जिन्होंने डिस्कवर कर लिया कि जब किसी वायर से करंट चलता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लग जाता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। अगर करंट को जीरो करें तो मैग्नेटिक फील्ड खत्म, और जैसे ही करंट इसके अंदर, वायर के अंदर चलता है, तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड के लूप्स बन जाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है लूप्स में चलता है, तो मैग्नेटिक फील्ड चारों तरफ लूप्स की फॉर्म में वायर के चारों तरफ है। अब जैसे ये वायर है, इसमें करंट इधर जा रहा है, तो इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड लग जाएगा, जिसकी डायरेक्शन आप मैग्नेटिक फील्ड की कुछ ऐसे निकाल सकते हैं। मान लीजिए करंट इधर जा रहा है, तो करंट की डायरेक्शन में राइट हैंड का थंब रखिए और अपनी फिंगर्स को घुमाइए,
तो जिधर जिधर फिंगर घूमेगी वही समझो मैग्नेटिक फील्ड का लूप है, या ये कह लीजिए वही मैग्नेटिक फील्ड है। तो ऐसे लगा हुआ मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे इस वायर के चारों तरफ ऐसे लगा हुआ मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये है मैग्नेटिक फील्ड। तो ओस्टेड ने इसकी डिस्कवरी की थी, वो भी एक्सीडेंटली, मतलब उनको इसका कोई ऐसे नॉलेज नहीं था पहले से कि भाई ऐसा होता है, एक्सीडेंटली, या वो इसके ऊपर काम कर रहे थे, ऐसा भी कुछ नहीं था। एक्सीडेंटली उनको पता चला कि जैसे वायर है रखी हुई है, उसके पास मैग्नेटिक निडल रखी हुई थी जो मैग्नेटिक फील्ड को बताती है, वो मैग्नेटिक निडल इसके पास रखी हुई थी वायर के पास। जैसे स्विच ऑन किया, वायर में करंट गया, तो ये निडल जो है वो एकदम से डिस्ट्रैक्ट हुई, निडल जो है एकदम से डिस्ट्रैक्ट हुई। इसकी जो अंदर जो सुई होती है, एक मैग्नेटिक निडल, छोटा सा कंपास आप कहते हो, जैसे कंपास को बोलते हो, तो उसी तरीके की मैग्नेटिक निडल, वो कंपास ही है, तो वो रखी हुई थी इसके पास, उसमें एक छोटी सी सुई थी मैग्नेट। तो हुआ क्या कि जैसे ही स्विच को ऑन किया, वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड आया, तो वो मैग्नेटिक निडल एकदम से हिली, ऐसे डिस्ट्रैक्ट हुई, अपनी पोजीशन से हिली एकदम से, तो समझो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड आया। अब बिना मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नेटिक निडल थोड़ा ही ना हिलेगी, तो मैग्नेटिक फील्ड वहां पे आया है करंट के चलने से। करंट नहीं था तो मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं था, करंट एकदम से आया, करंट चला, उससे मैग्नेटिक फील्ड आया, तो वो निडल अपनी जगह से एकदम से डिस्ट्रैक्ट हुई। ठीक है, तो वो मैग्नेटिक निडल का जो डेविएशन था वो ये बता रहा था कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ गया। तो ये डिस्कवरी एकदम से हुई और एक्सीडेंटली हुई। तो पहला स्टेटमेंट हमारा एकदम करेक्ट है, ट्रू है। ठीक है, ऑस्टेड ने इस डिस्कवरी को किया था 1820 में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मैग्नेटिक फील्ड कैन बी फाउंड नियर ए मैग्नेट एंड करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड कहां कहां मिल सकता है, कहां कहां मिलता है? तो मैग्नेटिक फील्ड दो जगह मिलता है, या तो हमारे पास कोई मैग्नेट है, मैग्नेट में नॉर्थ पोल साउथ पोल होते हैं और उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है, या फिर किसी भी वायर में करंट है, उसके भी चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी एकदम करेक्ट है, क्योंकि इन्होंने बोला मैग्नेटिक फील्ड कैन बी फाउंड। मैग्नेटिक फील्ड कहां फाउंड हो सकता है? या तो मैग्नेट के, मतलब नियर ए मैग्नेट, मैग्नेट के पास, एंड करंट कैरिंग कंडक्टर, और किसी भी ऐसे कंडक्टर के पास जिसमें करंट है, उसके पास मैग्नेटिक फील्ड होता है या हो सकता है। तो बिल्कुल सही है, ये भी ट्रू है, ये भी एकदम सत्य वचन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, मैग्नेटिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय करंट एंड वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किससे किया जाता है? या तो करंट से और वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से। हाँ देखो, मैं आपको बताऊं, मैग्नेटिक फील्ड आपको देखने को तीन जगह मिलता है। पहला, फर्स्ट पॉइंट, जहां करंट होता है वहां मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसके करंट के चारों तरफ, मतलब जहां पे भी करंट होगा, कोई जरूरी नहीं कि वायर के अंदर ही करंट हो। मान लो कुछ चार्ज एक लाइन में चल रहे हैं, तो चार्ज का चलना करंट है। तो जब कुछ चार्ज एक लाइन में चलते हैं, जैसे ये चार्ज है Q और ये आगे बढ़ रहा है V स्पीड से, तो समझ लीजिए इस डायरेक्शन में एक करंट जा रहा है। वायर भी नहीं है, देखो चार्ज ही है ये तो करंट है, तो इसके चारों तरफ इधर उधर मैग्नेटिक फील्ड हो जरूर होगा। पहला पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ मिलता है? जब भी कोई करंट चलता है तो करंट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलेगा। दूसरा पॉइंट, मैग्नेट के चारों तरफ आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। अभी पढ़ के आए हम, अभी बताया था मैंने कि मैग्नेट के चारों तरफ भी आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। तीसरा पॉइंट एक और कहां मिलता है मैग्नेटिक फील्ड? देखो, जहां पे वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये मैक्सवेल ने बताई थी बात कि जहां पर भी वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट इसी से डिस्कवर हुआ था। डिस्प्लेसमेंट करंट सॉरी, इसी से डिस्कवर हुआ था। और मैक्सवेल ने ये बात बताई थी कि जहां पर भी वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है टाइम के साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, जहां पर भी ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड आपको देखने को मिले वहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड होता है। और ऐसा आपको कहां देखने को मिलता है?
तो भाई साहब आपको सबसे बढ़िया एग्जांपल है इसका कैपेसिटर की प्लेट्स। कैपेसिटर की जो प्लेट्स होती हैं, जब कैपेसिटर चार्ज होता है, देखो इधर को बता देते हैं, मान लीजिए ये कैपेसिटर की प्लेट है, कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज होता है तो उसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे बढ़ता है। मतलब वो हम कह रहे हैं कि धीरे धीरे बढ़ रहा है, बढ़ता तो बहुत तेजी से है, लेकिन अगर हम उसको टाइम को स्लो करके देखें और ऐसा सोचें कि उस पर धीरे धीरे जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे करके बढ़ रहा है तो समझ लीजिए वहां पे टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है। और टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जहां होता है, टाइम के साथ बदलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा हो जाता है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है। तो ये ध्यान रखने वाला पॉइंट है। तो 3 पॉइंट बताए मैंने। पहला, करंट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है। दूसरा, आपका मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है। और तीसरा, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होता है वहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। 1 मिनट में जरा ये देख लेता हूं, शायद लाइट चली गई। 1 मिनट रोक रहा हूं, लाइट चली गई, सारी चीजें बंद करा के आया, कभी हमारा सेशन जो है डिस्टर्ब हो जाए। चलो, तो बात हो रही थी हमारी कि मैग्नेटिक फील्ड 3 जगह मिलता है, बता दिया था मैंने आपको। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये जो हमारा तीसरा स्टेटमेंट था, मैग्नेटिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय करंट, बिल्कुल सही है। एंड वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल सही है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। इस तरीके के सवाल आपकी जो कंसेप्ट है, आपने जो चीज़ें पढ़ रखी है, ये कह लीजिए थ्योरेटिकली जो चीज़ें पढ़ रखी हैं, थ्योरेटिकली जो आपने पॉइंट्स पढ़ रखे हैं, उनको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। बार बार ऐसे क्वेश्चन देखोगे तो पता चलेगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। व्हेन ए मैग्नेटिक कंपास प्लेस्ड नियर ए करंट कैरिंग वायर देन इट डिफ्लेक्ट। हाँ बिल्कुल ठीक है। जब करंट कैरिंग वायर के पास में हम कंपास लेके आएंगे, मैग्नेटिक निडल को लेके आएंगे, तो वो डिफ्लेक्ट होगी, बिल्कुल करेक्ट। एंड इट एंड इफ डायरेक्शन ऑफ करंट विल रिवर्स देन डिफ्लेक्शन ऑल्सो रिवर्स, बिल्कुल करेक्ट बात। देखो यहां पर जो हमारे ऑस्टेड थे, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक बात और चेक की। उन्होंने चेक किया कि जब ये मान लीजिए वायर है और इसमें करंट इधर राइट की साइड जा रहा है, इसके पास उन्होंने मैग्नेटिक निडल को रखा और मैग्नेटिक जैसे ही करंट गया तो मैग्नेटिक निडल राइट की तरफ डेविएट हो गई, ऐसे इधर डिफ्लेक्ट हो गई, इधर डिफ्लेक्ट हुई। ठीक है, उन्होंने इस वायर के करंट की डायरेक्शन को बदल दिया। अब करंट इस तरफ जा रहा है, लेफ्ट की तरफ। तो उन्होंने देखा कि मैग्नेटिक निडल इस बार लेफ्ट की तरफ डेविएट हुई है, लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हुई है। तो इसका मतलब उन्होंने ये आइडिया लगाया कि भाई साहब करंट की अगर हम डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन चेंज करते ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो रही। करंट इधर जा रहा है तो मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड आपका ऐसे लगा हुआ है, इस तरफ लगा हुआ है, ऐसे करंट ऐसे जा रहा है ना, ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे ऐसे लगा हुआ है। और जब करंट इधर जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन में थंब रखो तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ लगा हुआ है, यहां से अंदर की तरफ, ऐसे। ये वायर है, करंट इधर जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन में थंब, मैग्नेटिक फील्ड अपनी फिंगर्स घुमाओ, ऐसे जा रही है तो ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे घूम रही है तो ऐसे जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन जब करंट इधर जा रहा है तो इस बार करंट की डायरेक्शन में थंब हो गया और फिंगर्स घुमाओ तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर आ रहा है, ऐसे आ रहा है, आपकी तरफ से अंदर आ रहा है, ऐसे। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, रिवर्स हो रही है। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो चारों स्टेटमेंट एकदम ट्रू है बच्चों, ये चारों स्टेटमेंट एकदम ट्रू है। ठीक, इनमें कोई शक नहीं है, चारों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। ठीक है, मेरे ख्याल से चारों कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए बच्चों। यहां से आए हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है आपका, तो जहां खाली जगह है उसको भरना है।
देखते हैं जरा क्या क्या दिया है। फर्स्ट वाले में इन्होंने बोला इफ करंट इंक्रीज्ड इनटू द वायर देन फील्ड इंक्रीज अराउंड इट। अच्छा, वायर के चारों तरफ कौन सा फील्ड होता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका सही आंसर हो गया भाई साहब, यहां पे भरो मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस अराउंड इट। तो जैसे जैसे किसी वायर में करंट बढ़ता है, ये बात ध्यान रखने वाली है बच्चों, जब किसी वायर में करंट टाइम के साथ बढ़ता है तो उसके चारों तरफ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो भी बढ़ता है। मतलब आप सीधे सीधे से कह सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड करंट के प्रोपोर्शनल है। ये हम बायो-सेवर्ट लॉ में भी पढ़ते हैं। बायो-सेवर्ट लॉ में हम पढ़ते हैं कि किसी वायर के चारों तरफ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वायर के अंदर चलने वाले करंट के प्रोपोर्शनल। तो इस हिसाब से यहाँ पे खाली जगह में भरा जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। चलो जी आगे बढ़ो। एंड वाइस वर्सा भी लिखा हुआ है, मतलब करंट बढ़ाओ तो फील्ड बढ़ेगा, करंट घटाओ तो फील्ड घटेगा। जरा सेकंड की बात करें अगर, तो इसमें दिया है ए मूविंग चार्ज इज डिफ्लेक्टेड बाय। मूविंग चार्ज डिफ्लेक्ट होता है, कब होता है? मूविंग चार्ज कब डिफ्लेक्ट होता है? तो भाई साहब मूविंग चार्ज कब डिफ्लेक्ट होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हो उससे भी डिफ्लेक्ट होगा। देखो एक चार्ज है, v स्पीड से जा रहा है। एक चार्ज को समझो पहले, एक चार्ज है प्लस का q और वो v स्पीड से जा रहा है। यहां मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लगे होने से इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा F। कितना? Q इंटू E। ये फोर्स लगेगा, ठीक है। क्या मैग्नेटिक फील्ड अगर लगा हुआ है तो उससे भी फोर्स लगेगा? बिल्कुल लगेगा। मान लीजिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी लगा हुआ है B, तो उसकी वजह से यहाँ पे इसके ऊपर एक और फोर्स लगेगा। डायरेक्शन नहीं बता रहा हूं अभी, बस ये बता रहा हूं कि फोर्स कितना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स कह सकते हो Fe, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फोर्स कह सकते हो Fm, और वो होता है QVB साइन थीटा। तो एक बात तो बताओ, इसका मतलब अगर कोई चार्ज है और वो मूविंग चार्ज है, मूविंग चार्ज कैसा होता है? जो भाग रहा है, दौड़ रहा है, जिसके पास स्पीड है। तो अगर कोई मूविंग चार्ज है तो मूविंग चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाता है QE। वो तो लगाएगा ही भाई साहब, चाहे चार्ज मूव करे चाहे रेस्ट में हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हर बार फोर्स लगाएगा Q इंटू E। ये हमने कहाँ पे पढ़ा था? ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मूविंग चार्ज के ऊपर ही फोर्स लगाता है, अगर चार्ज रेस्ट में है तो फोर्स नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उसका फॉर्मूला है देखो QVB साइन थीटा। अगर यहाँ पे V की वैल्यू 0 हो गई तो Fm की वैल्यू 0 हो जाएगी, मैग्नेटिक फोर्स 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर कोई चार्ज V इक्वल्स टू 0 मतलब रेस्ट में है, अगर कोई चार्ज रेस्ट में है, कोई चार्ज रखा है और चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है, तो उस पर कोई फोर्स नहीं। अगर कोई चार्ज दौड़ रहा है V स्पीड से और उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगे। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज रखा हुआ है तब भी फोर्स लगेगा Q इंटू E, और चाहे चार्ज V स्पीड से दौड़ रहा है तब भी फोर्स लगेगा Q इंटू E। तो अब इस हिसाब से सोचो अपनी बात। ए मूविंग चार्ज इज डिफ्लेक्टेड बाई, एक मूविंग चार्ज डिफ्लेक्ट होता है, फील्ड लिखा हुआ है, तो मूविंग चार्ज तो मैग्नेटिक फील्ड से भी डिफ्लेक्ट होता है, तो यहां पे मैग्नेटिक भर दो। एंड फील्ड बोथ, तो यहां पे इलेक्ट्रिक भर दो। मूविंग चार्ज दोनों तरीके के फील्ड से डिफ्लेक्ट होता है, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक, अभी बताया मैंने। चलता हुआ चार्ज है, उसे कौन डिफ्लेक्ट कर सकता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कर सकता है, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर फोर्स लगाएगा। वो तो चलते हुए चार्ज पे भी लगाता है इलेक्ट्रिक फील्ड तो, और रुके हुए चार्ज पे भी लगाता है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड केवल चलते हुए चार्ज पे फोर्स लगाता है, रुके हुए चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स 0 होता है। तो उस हिसाब से
मूविंग चार्ज है तो इसका मतलब दोनों फील्ड इसके ऊपर फोर्स लगा के उसको डिफ्लेक्ट कर सकते हैं। ए चार्ज इन रेस्ट कैन बी मूव बाई, एक चार्ज जो रेस्ट में है उसको कौन मूव कर सकता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड नहीं कर सकता। एक चार्ज जो रेस्ट में है उसको कौन मूव कर सकता है? कैन बी मूव्ड बाई, कैन बी मूव्ड बाई, कैन बी मूव बाई इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। इलेक्ट्रिक फील्ड ही उसको मूव कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड तो उस पर फोर्स जीरो लगाए। अच्छा, 1 टेस्ला कितना गॉस होता है? तो 10⁴ गॉस होता है, ये तो आपको पता होना चाहिए। 1 टेस्ला इक्वल्स टू 4 गॉस। ये भी याद रखो कि मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होती है वो 2 यूनिट होती है। मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट आपकी टेस्ला होती है, और जो इसकी सीजीएस यूनिट है वो आपकी गॉस होती है। ठीक है, और 1 टेस्ला, टेस्ला बड़ी यूनिट है, वो 10⁴ गॉस के इक्वल होती है। 10⁴ गॉस के इक्वल। फिर लास्ट आपका क्वेश्चन है, इसकी डायमेंशन कैलकुलेट करो बी की। अच्छा, बी के लिए आप अगर यहाँ पे देखोगे तो बी के लिए ना ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, जब भी कोई चार्ज v स्पीड से मैग्नेटिक फील्ड b के अंदर चलेगा तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा। ठीक है, तो इस हिसाब से b की अगर फोर्स निकालें फॉर्मूला, तो Q और B नीचे चले जाएंगे, इसके Q और V नीचे चले जाएंगे। देखो Q और V नीचे चले जाएंगे और अपॉन में साइन थीटा। अच्छा, F, अब इसकी लिखते हैं डायमेंशन। तो बी की डायमेंशन लिखने के लिए इन सब की डायमेंशन लिखनी जरूरी है। पहले एफ की, एफ की होती है MLT-2, चेक करो, अपॉन में क्यू, क्यू क्या है? चार्ज। चार्ज की आपने निकाली थी करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले उसमें, तो वहां क्या थी? Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, करंट इंटू टाइम। करंट की डायमेंशन ए और टाइम की टी, तो चार्ज की जो डायमेंशन है वो होती थी AT, वो भी लिख लो AT इंटू में V, वेलोसिटी, वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस की होती है L, टाइम की T, तो LT-1, तो ये हो गई LT-1। और साइन थीटा, साइन थीटा एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ठीक है, L से L कट गया। अब ये T-1 से T+1 कट गया, T+1 -1 कट गया, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये आ गया MT-2A-1। चेक करो, ये आपके पास बी की डायमेंशन हो गई। ये हो गई बी की डायमेंशन। मेरे ख्याल से आप लोगों को बढ़िया से समझ में आया कि क्वेश्चन में क्या दिया और क्या हमें कैलकुलेट करना था। ठीक है, चलो अगले सवाल पे चलो। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है जरा समझते हैं। इसमें कहा है मैच द फॉलोइंग, मैचिंग वाला क्वेश्चन है। आपके सामने इधर पहले कॉलम में 4 स्टेटमेंट लिखे हुए हैं और उनके सामने भी 4 स्टेटमेंट है। मैच करना है, कौन किससे मैच हो रहा है, समझते हैं जरा। देखो, पहला पढ़ो, स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस। स्टैटिक चार्ज का मतलब हुआ चार्ज इन रेस्ट, रुका हुआ चार्ज। तो रुका हुआ चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है? सामने पढ़ो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है, या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है ओनली, या मैग्नेटिक फील्ड, स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड, या इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम वेरिंग प्रोड्यूस करता है, क्या करता है? तो इसके लिए आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। रुका हुआ जब चार्ज होता है, मान लीजिए प्लस का Q चार्ज है जो कि रेस्ट में है, रुका हुआ है, तो उसके चारों तरफ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इंफॉर्मेशन को दूंगा मैं आपको तो ये पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। किसी भी रुके हुए चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो भी कांस्टेंट।
ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, नो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता। रुके हुए चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो भी कांस्टेंट होता है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर चार्ज कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से कह लो या कांस्टेंट स्पीड से, तो तब इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा टाइम के साथ चेंज होने वाला, टाइम वेरिंग, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, क्योंकि चार्ज के चलने से बनेगा करंट, और करंट के चारों तरफ होता है मैग्नेटिक, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा, ध्यान दो। तीसरा पॉइंट है, थर्ड, अगर चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी के बजाय एक्सेलरेटेड है, ए एक्सेलरेशन के साथ चल रहा है, मतलब लगातार उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तब तब उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, वो भी टाइम के साथ बदलने वाला, वेरिएबल, और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, और वो भी टाइम के साथ वेरिएबल। इस हिसाब से इंफॉर्मेशन देखो, तीन इंफॉर्मेशन दी मैंने आपको, इन तीनों इंफॉर्मेशन का यूज करके आप इसका आंसर करो। स्टैटिक चार्ज, रुका हुआ चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकता है। देख लो, रुका हुआ चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी कांस्टेंट। चलो, मूविंग चार्ज प्रोड्यूस, यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला सेकंड पॉइंट हो गया। यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला मूविंग चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम वेरिंग, और मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट। तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम वेरिंग, सी हो गया। तो इसका हो जाएगा आपका सी, सेकंड वाले का। थर्ड, मूविंग चार्ज प्रोड्यूस नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब एक्सेलरेशन वाला मूविंग चार्ज, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब जिसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, मतलब जिसके पास एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन वाला क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी टाइम के साथ बदल रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड वो भी टाइम के साथ बदल रहा होगा। तो मूविंग चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम वेरिंग, और मैग्नेटिक फील्ड को भी टाइम वेरिंग, ये हो गया। और ऑसिलेटिंग चार्ज प्रोड्यूस, ये भी इंफॉर्मेशन चाहे वो आप लिख लो कि ऑसिलेटिंग जो चार्ज होता है, वैसे ये पढ़ने को मिलेगा हमें कहाँ पे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फिर भी बता देते हैं कि ऑसिलेटिंग चार्ज, ऑसिलेटिंग मतलब जो एसएचएम कर रहा है चार्ज, ऑसिलेटिंग चार्ज प्रोड्यूस ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो प्रोड्यूस करता है। तो इस हिसाब से इसका आंसर बन गया आपका बच्चों ए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो एक एक क्वेश्चन में आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी, कुछ चीजें याद आएंगी कि क्लास में हमने ये पढ़ी थी, वो सब आपको याद आ जाएंगी। चलो बढ़ते हैं आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं बच्चों, तो देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स, मतलब इन सारे कई सारे स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इनमें से एक करेक्ट है या दो करेक्ट हैं, जितने भी हैं वो करेक्ट स्टेटमेंट चॉइस करो। पहला, force on moving charge in magnetic field is act due to interaction of external magnetic field and field produced by moving charge। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
देखो समझो जरा बात को। मान लो हमारे पास यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है, ये है हमारा बाहर से लगा हुआ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल ठीक। बी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, बी है ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ। अब एक चार्ज है प्लस क्यू जो v वेलोसिटी से इसके अंदर एंटर करता है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंट्री लेता है। तो इस चार्ज पर ये मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाता है, आप सभी को पता है कितना, F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। ये मैग्नेटिक फोर्स है, Fm लिख देते हैं हम इसको। जब भी कोई Q चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंट्री करेगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंट्री करेगा v स्पीड के साथ, v वेलोसिटी के साथ, तो उसके ऊपर ये फोर्स लगेगा। अब कहानी ये है कि ये जो फोर्स लगता है, आपने ये तो कैलकुलेट कर लिया कि लगता है, लेकिन ये लगता क्यों है? क्या मैग्नेटिक फील्ड चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है? वो चल रहा है इसलिए फोर्स लगाता है? नहीं, मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर फोर्स लगाता है? मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर फोर्स लगाता है। हाँ, जब दो मैग्नेटिक फील्ड इंटरैक्ट करते हैं तो तब वो फोर्स बनता है। अच्छा, दो मैग्नेट आपस में फोर्स क्यों लगाती है? पहली मैग्नेट के पास मैग्नेटिक फील्ड है, दूसरी मैग्नेट के पास मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं। मैग्नेट आपस में फोर्स नहीं लगा रही है, वो मैग्नेटिक फील्ड आपस में फोर्स लगाते हैं। ये मेरा पॉइंट है। अब आप ऐसे सोचो कि मैग्नेटिक फील्ड चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रहा है? नहीं, चार्ज की वजह से पैदा होने वाले मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर फोर्स लगा रहा है। मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड दूसरे मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर फोर्स लगाता है, उनके इंटरेक्शन की वजह से फोर्स लगता है। पहले मैग्नेटिक फील्ड जब इंटरेक्ट होता है दूसरे मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो सर ऐसा क्या हो गया इसमें कि इसके आने से यहां मैग्नेटिक फील्ड बन गया? हाँ, आपने पढ़ा तो है, जब कोई चार्ज चलता है तो समझो करंट है, करंट है तो इसी डायरेक्शन में करंट है आई, और करंट के चारों तरफ क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड। मतलब आप ये कह सकते हो कि जैसे ही ये चार्ज इसके अंदर गया तो इस चार्ज के चलने की वजह से एक करंट पैदा हुआ, और उस करंट के चारों तरफ अपना एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ। एक मैग्नेटिक फील्ड पहले से ही जो बाहर से लगा हुआ था वो है, और एक मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ पैदा हो गया। तो दो मैग्नेटिक फील्ड जब एक दूसरे के पास आएंगे तो वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, उन दोनों के इंटरेक्शन से फोर्स लगता है। कभी भी मैग्नेटिक फील्ड चार्ज के ऊपर फोर्स नहीं लगा रहा है, चार्ज के ऊपर फोर्स नहीं लगा रहा है, उसके मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर फोर्स लगता है। उस चार्ज की वजह से पैदा होने वाले मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगता है। एक फील्ड पहले से लगा हुआ है बाहर, और चार्ज के चलने की वजह से एक फील्ड उसके अंदर, मतलब उसके चारों तरफ एक और फील्ड पैदा हो गया, तो उन दोनों के इंटरेक्शन में फोर्स लगता है। याद रखो, यही पॉइंट है, यही इलेक्ट्रिक फील्ड में भी होता है। तो ये पॉइंट आपका काम का पॉइंट है कि चार्ज जब किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो मूव करते टाइम उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, और पहले से एक मैग्नेटिक फील्ड जो लगा हुआ है, दोनों के इंटरेक्शन से फोर्स प्रोड्यूस होता है। मतलब दोनों जो फील्ड हैं वो एक दूसरे को रिपेल या एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उसकी वजह से फोर्स होता है। वो है ना काम का पॉइंट, उसकी वजह से वो